नमस्कार दोस्तों, आज है 7 अप्रैल और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको पता है कि इस चैनल पे हम लोग जो भी करंट अफेयर्स देखते हैं वो केवल और केवल माइंड मैप के थ्रू देखते हैं, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं और एक-एक क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ये आपको मनाया जाता है 5 अप्रैल को। क्या कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 अप्रैल को ही एक जहाज जो हमारे मुंबई से यूनाइटेड किंगडम पहली बार ऐसा गया था, जिसके कारण हम लोग 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी इसका आप देखिए, अब हम लोग डिटेल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रारंभ कब से हुआ था? 1964 से इसको मनाना हम लोग प्रारंभ किए थे। हुआ क्या था? 5 अप्रैल 1919 को 5 अप्रैल 1919 को एक जहाज था जिसका नाम था एसएस लॉयल्टी, ठीक है? एसएस लॉयल्टी जहाज जो रवाना हुआ था मुंबई से यूके के बीच, तो इसी को उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। 1964 से मनाना शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य है समुद्री व्यापार और अर्थव्यवस्था के महत्व की जागरूकता करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इस समय जो भी समुद्र के क्षेत्र में अच्छे-अच्छे कार्य करते हैं, यो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनको एक सम्मान से सम्मानित किया जाता है और उस सम्मान का क्या नाम है? उसका नाम है वरुण पुरस्कार, ठीक है? वरुण पुरस्कार उनको दिया जाता है समुद्री क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। ये तो हुआ राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व समुद्री दिवस जो होता है वो सितंबर से के अंतिम सप्ताह में के गुरुवार जो होता है उसको उस दिन मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ पे दिवस है, महत्वपूर्ण अप्रैल का दिवस, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं हम लोग, बिल्कुल सही बात है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो आज के ही दिन है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में हम लोग मनाते थे। सभी अप्रैल के दिवस समाप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एसीसी आपको पता है एशिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए एक परिषद बनाया है जिसका नाम है एशियाई क्रिकेट परिषद। तो इसमें एशिया के ही देश आते हैं, एशिया के देश ही इसके मेंबर है, ठीक है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद इसका पूरा नाम है और हाल ही में इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी जो है वह पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के वर्तमान में क्या है, तो पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये अध्यक्ष भी है, साथ ही यह पाकिस्तान के गृह मंत्री भी है। क्या है? साथ ही पाकिस्तान के गृह मंत्री है। इनको 2 साल के लिए एसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है और ये 2 साल इनका कब से 2025 से लेकर 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। एक किसका स्थान लिए हैं? यह सम्मी सिल्वा का स्थान लिए। सम्मी सिल्वा कहाँ के रहने वाले थे? ये श्रीलंका के रहने वाले थे सम्मी सिल्वा। ओके, सम्मी सिल्वा से पहले जयसा थे जो भारत के रहने वाले थे। जयसा अमित शाह जी के बेटे हैं, जो अमित शाह हमारे भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं। तो उन्हीं के बेटे हैं जयसा और ये पहले एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद इन्होंने रिजाइन देके आईसीसी के अध्यक्ष बन गए थे। किसके? आईसीसी के अध्यक्ष बन गए थे। गौतम गंभीर अभी भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। क्या? जो अभी वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जो है, पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं, याद रखिएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो करंट अफेयर्स में एसीसी के अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं मोहसिन नकवी, ये 17वें क्रम के हैं। किस क्रम के हैं? 17वें क्रम का एसीसी का अध्यक्ष है। 2 वर्ष का कार्यकाल है। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है और पाकिस्तान के गृह मंत्री है और पूर्व अध्यक्ष शमी सिल्वा श्रीलंका से संबंधित है। हम लोग देखिए सबसे पहले एसीसी के बारे में यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के बारे में देखेंगे। तो इसका स्थापना 19 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में हुआ था।
कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ था और कब हुआ था? 1983 में। याद रखिएगा 1983 में एसीसी का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय यूएई दुबई में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष मोहसिन नकवी जो कि 17वें क्रम के हैं। टोटल इसमें 30 देश सदस्य, भले ही 30 देश क्रिकेट नहीं खेलते हैं लेकिन इसके सदस्य हैं। अच्छा, आगामी खेल की बात करें तो एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा और एशिया कप 2027 का आयोजन भी कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ ऐड किया है। क्रिकेट हाल फिलहाल में जो खेल से संबंधित कुछ नियुक्तियां हुआ है उसको हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो चलिए एक एक करके सभी को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जूम करके, ताकि आपको जो है हर चीज समझ में आ जाए। खेल से संबंधित 2025 में जितने भी इम्पोर्टेंट नियुक्ति हुए हैं उसको हमने ऐड किया है और एक एक करके सबको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आईसीसी की, जो पूरे दुनिया के क्रिकेट को कंट्रोल करता है, तो उसके बने हैं जय शाह, जो कि भारत के रहने वाले हैं। आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह बने हैं। ठीक है। आईसीसी की अगर सीईओ की बात करें तो आईसीसी की सीईओ है जियोफ एलार्डिस। ठीक है। ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। लोकपाल और नैतिकता अधिकार बीसीसीआई के अरुण मिश्रा बने। हाल फिलहाल में इनका सिलेक्शन हुआ है। बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी अरुण मिश्रा बने हैं। अध्यक्ष यानी फीफा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वह है जियानी इन्फेंटिनो, जो कि इटली और स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ के अध्यक्ष कौन है? लॉलिना बोर्गोहेन को बनाया गया हाल ही में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है, जो कि 36वें क्रम के हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने? गौतम गंभीर बने हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो अमोल मजूमदार है। ठीक है। यानी अब जो पुरुष टीम के मुख्य कोच होंगे गौतम गंभीर, और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अमोल मजूमदार बने हैं। इधर हम लोग देख लेते हैं और कुछ और पॉइंट्स हमने ऐड किया है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आपके पूछे कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय सिंह बने हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन बने? नीलम कपूर बने हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन बने? मेघना अहलावत बने हैं। बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? अच्युत सामंत बने हैं। ठीक है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? बहादुर सिंह सागू बने हैं। और भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? मोनलो मार्केज बने हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा बनी है। तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के कौन बने हैं? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय रणधीर सिंह हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झांझड़िया जी बने हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने? हेमंत बिश्व शर्मा बने हैं, जो कि असम के जो है मुख्यमंत्री भी है। ठीक है। तो हेमंत बिश्व शर्मा जी जो है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बने हैं। थोड़ा सा ये बहुत पहले बने हैं तो थोड़ा सा पुराना न्यूज है, लेकिन खेल से संबंधित इसके अलावा कोई भी करंट अफेयर्स आपसे नहीं आ सकता है खेल से नियुक्ति या एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के बारे में। ठीक है। तो इतना डिटेल में हम लोग एक एक करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी से बाहर हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? यहाँ पे आईसीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नट आईसीसी यानी क्रिकेट वाला। ओके। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हाल ही में कौन सा देश बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो वह बना है हंगरी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हंगरी। क्यों बाहर हुआ है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए है हंगरी के पीएम। ठीक है। और ए है इजराइल के पीएम। हुआ क्या है कि आईसीसी, सबसे पहले आईसीसी क्या है देखिए। आईसीसी के बारे में हम लोग बात करें तो आईसीसी जो है एक संस्था है जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपराधिक मामले जो है उसको देखता है। और आईसीसी जो अपना केस चलाता है वो केवल मनुष्य पे, मानव पे चलाता है। ठीक है। यानी किसी संस्था पे नहीं चलाता है। ठीक है। इसका केस किसी संस्था पे नहीं होता है, ये केवल और केवल किसी इंसान पे होता है। तो हुआ क्या था, और आईसीसी के जितने भी मेंबर होते हैं, आईसीसी के जितने भी मेंबर सदस्य होते हैं, वो अगर आईसीसी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मुजरिम घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट अगर जारी कर दिया जाता है, तो उसको
वह किसी भी देश में जाता है मेंबर में, मान लेते हैं आईसीसी के मेंबर अगर ये हंगरी है, ठीक है, आईसीसी के मेंबर यूक्रेन है, कोई भी देश है अगर आईसीसी का मेंबर है, ठीक है, तो उसमें अगर वो गिरफ्तार या मुजरिम अगर उस देश में जाता है तो उस देश का फर्ज बनता है उसको गिरफ्तार करना। ओके, तो आपको पता है कि आज से 2 साल पहले, ठीक है, जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल के प्रधानमंत्री, इन्होंने गाजा पे अटैक किया था। गाजा के द्वारा, गाजा पट्टी के द्वारा जो कुछ रॉकेट से फायर किए गए थे उसके अगेंस्ट इनको ये अटैक किया था और वहां पे बहुत सारे निर्दोष जनता पे मार कर खत्म कर दिए थे। तो इसके कारण जो आईसीसी में केस हुआ और आईसीसी ने जो यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री, इनके खिलाफ एक वारंट जारी किया और गिरफ्तारी का यहाँ पे आदेश दिया था। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। माफ कीजिएगा, हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं। गिरफ्तारी का वारंट यहाँ पे जारी किया और गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन यहाँ पे जो हंगरी और इजराइल के बीच काफी अच्छा दोस्ती है, काफी अच्छा दोस्ती है। तो यहाँ पे इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, इनको हंगरी में अपना एक रोड शो करना था और दौरा करना था। चुनाव का मामला था, ठीक है, चुनाव का मामला है, दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। तो अगर बिना अगर ऐसे ही हंगरी में ये बेंजामिन नेतन्याहू आ जाते तो उनको मजबूरी हो जाता इनको गिरफ्तार करना। क्यों गिरफ्तार करना? क्योंकि हंगरी जो है वो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है, ठीक है। तो ये गिरफ्तार करना होता तो ये भी अपना बुलाना चाहते थे, इटली के प्रधान हंगरी के प्रधानमंत्री भी बुलाना चाहते थे और ये आना भी चाहते थे, ठीक है। तो दोनों, तो यहाँ पे सोचा कि हंगरी के प्रधानमंत्री जो सोचे हम कैसे क्या करें कि भाई अपना भाई आ जाए अपने देश में, खूब मस्त रोड शो करे, अपने लोग को ज्यादा वोट मिले। ओके, तो इन्होंने बोला कि देखो एक काम करते हैं, हमने ये जो तुम्हारे खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया ना, हम इससे ही बाहर हो जाते हैं। और यही यहाँ पे फैसले लिए हंगरी के जो प्रधानमंत्री, इन्होंने जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर होने का फैसला लिया और ये बाहर हो भी चुके हैं, बाहर हो गए हैं। और बाहर होने के बाद ये लोग मस्त यहाँ पे घूमेंगे, रोड शो करेंगे, कोई भी यहाँ पे इन पे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा कि आप बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कीजिए। ओके, यही जो है, यही आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो क्या किया है, तो वह गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया है। किसको? व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी मामला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सब चीज समझ में आएंगी। आपको एक चीज एक बता दें कि ये यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं आता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये एक अलग संस्था है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो आता है उसका नाम है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट उसका नाम है, केवल आईसी नाम है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट उसका नाम है, ये याद रखिएगा। अब चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिटेल। यहाँ पे हमने देखा कि हंगरी आईसीसी से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है, देश हंगरी है। घोषणा किसके द्वारा किया गया? हंगरी के जो प्रधानमंत्री है विक्टर ओरबान के द्वारा, ठीक है। फैसला क्या है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है वह से हटने का इन्होंने फैसला लिया है और आईसीसी अब तक एक राजनीतिक हथियार बन गया है। ये जो है हंगरी के प्रधानमंत्री इन्होंने बोले कि आईसीसी अब एक राजनीतिक हथियार बन गया है, ठीक है। विशेष तथ्य है कि पहला यूरोपीय देश यहाँ पे बन गया है आईसीसी से बाहर होने वाला। ओके, चलिए, ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था आईसीसी का? तो आईसीसी का स्थापना 2002 में हुआ था। 1998 में रोम में एक संविधि हुआ था, एक मीटिंग हुआ था जिसको हम लोग रोम संविधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके तहत 2002 में आईसीसी का स्थापना किया गया था। इसका भी मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। आपको बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, क्यों? क्योंकि देखिए आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दोनों का हेडक्वार्टर द हेग में है। कहाँ है? द हेग में, नीदरलैंड में स्थित है। और दोनों का हेडक्वार्टर, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये जो बिल्डिंग है बहुत बड़ा बिल्डिंग है, इसमें नीचे वाला फ्लोर पे आपको आईसीजे देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ऊपर वाले फ्लोर पे आपको आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आता है और ये एक स्वतंत्र संस्था है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मुख्यालय द हेग में है। ये जो है इसका उद्देश्य व्यक्तिगत अपराधियों पर मुकदमा, इस मामलों में नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, इस सब में क्या करना? तो इस सब में यहाँ पे जो है वह गिरफ्तारी वारंट जारी करना और जांच करना।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यह एक स्वतंत्र संस्था है, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है। आईसीसी और आईसीजे दोनों इक्वल नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे ऐसे साइन दिया गया है। आईसीसी में व्यक्तियों का मुकदमा होता है और आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में देशों के बीच विवाद और विवाद को के खिलाफ मुकदमा चलता है और यूनाइटेड नेशन का ये मेंबर भी है। अब यहाँ पे सारा खेल हंगरी के साथ हो रहा है, तो अब हम लोग हंगरी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हंगरी के बारे में देखेंगे तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, आपको ये भी पता है। ठीक है, मुद्रा यहाँ पे फोरिंट है, यहाँ के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबॉन है। स्थिति की बात करें तो मध्य यूरोप इसमें इसको भूमि से घिरा हुआ एक देश है और इसको मैग्यार की भूमि कहा जाता है। इटली को किस नाम से जानते हैं? मैग्यार की भूमि के नाम से जानते हैं। ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर है इटली वर्तमान में, और नाटो का भी मेंबर है। आप देख सकते हैं, माफ कीजिएगा हम बार बार इटली बोल रहे हैं, या हंगरी होगा। ठीक है, हंगरी आंसर होगा, हमसे इटली बार बार बुला जा रहा है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं हंगरी का मैप है यहाँ पे, और हंगरी का मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हंगरी का मैप। और बिल्कुल यहाँ पे सर्बिया के साथ रोमानिया और यूक्रेन से यहाँ पे सटा हुआ देश है। ठीक है, यूक्रेन पे सटा हुआ देश है। जब यहाँ पे यूक्रेन में रशिया अटैक किया था तो भारत के द्वारा जब ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, तो यहीं पे हंगरी से ही यहाँ पे अपने भारतीयों को वापस लाया गया था। अब यहाँ पे हंगरी के जस्ट सटे हुए एक आपको और देश देखने को मिलेगा, जिसका नाम है स्लोवाकिया। क्या नाम है? स्लोवाकिया देश है। और यहीं पे हाल ही में हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वहां का दौरा करना शुरू किए हैं, और इनका जो दौरा होगा 7 से लेकर 11 अप्रैल के बीच होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा-सा एक ही कंटेंट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन करंट अफेयर्स आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है? हमने करंट अफेयर्स को समझने में, पढ़ने में 2 साल समय दिया है, तो अपना जो भी एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 2024-25 में भारतीय रेलवे द्वारा रिकॉर्ड डैश लोकोमोटिव और डैश कोच का उत्पादन किया गया है। ठीक है, डैश लोकोमोटिव यानी भारतीय रेलवे के द्वारा हाल 2024 और 25 के जो सेशन है, उसमें 1681 लोकोमोटिव यानी 1681 रेल का इंजन और 7134 कोच का निर्माण किया गया, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में, तो आप देखेंगे कि जो है वह जो उत्पादन हुआ है कोच बनाने में, ठीक है, जो इंजन बनाने में उत्पादन हुआ है उसमें 19% की वृद्धि हुई है। यानी जो 1681 इंजन बनाया है, उस बाकी 2023 और 24 की तुलना में बात करें तो 19% का वृद्धि यहाँ पे हुआ है। लेकिन कोच का उत्पादन जो 7134 हुआ है, अगर 2023-24 वाला बात करें तो उसमें 6541 हुआ था, और उसमें 9% का वृद्धि हम लोग को देखने को मिला है। और ये भारत का इंजन का उत्पादन की क्षमता है। ठीक है, यह जो है यूएसए, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त उत्पादन से भी अधिक है। आप इसी से समझ सकते हैं कि यूएसए में जितना उत्पादन हुआ 2024-25 में, ठीक है, यूरोप में जितना उत्पादन हुआ है, दक्षिण अमेरिका ठीक है, पूरे अफ्रीका देश में और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त इन लोग का अगर सबका लोकोमोटिव का उत्पादन देखे एक साल में, तो उससे ज्यादा भारत यहाँ पे उत्पादन किया है एक साल में 1681। ठीक है, तो अब इससे एक चीज माइंड समझ में आता है कि हो सकता है जो बाकी के कंट्री है वो भारत का जो लोकोमोटिव है वो परचेज करे, और पूरी दुनिया में हम लोग का लोकोमोटिव यानी हमारा भारतीय इंजन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैक्ट क्या ऐड किया है? एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही कमाल का चीज हमने ऐड किया है। ठीक है, हाल फिलहाल में यहाँ पे रेलवे का भी एग्जाम है, तो अगर जो लोग रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं एनटीपीसी वगैरह, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। भारत में जितने भी जो फैक्ट्री है जहाँ पे निर्माण होता है इंजन का और कोच का, उसका सारा लिस्ट हमने ऐड किया है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से जूम करके आपको एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकोमोटिव यानी जो इंजन का निर्माण है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। भारत में 5 ऐसा जगह है जहाँ पे इंजन का निर्माण होता है। सबसे पहला है चितरंजन लोकोमोटिव ठीक है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि पश्चिम बंगाल चितरंजन में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। ओके, और सेकंड है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री, ये जो मधेपुरा में बिहार में ही स्थित है, और यहाँ पे जो है वह इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जाता है। ये मधेपुरा बिहार में स्थित है, और इसको भारतीय रेलवे ज्वाइंट वेंडर इसके नाम से बोल सकते हैं। जेवी हमने लिखा है, मतलब एक ज्वाइंट है भारतीय रेलवे और फ्रांस की एल्स्टॉम कंपनी के द्वारा। ये दोनों कंपनी मिलकर मधेपुरा बिहार में जो इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री है उसको चलाती है। यहाँ पे जो है केवल
मालगाड़ियों का इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण किया जाता है। और 2024-25 की बात करें तो यहाँ पे 100 इंजन बनाए गए हैं मालगाड़ी के, ठीक है। उसके बाद है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ए जो है वह इसका पूर्व नाम है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। यहाँ पे डीजल इंजन का निर्माण होता है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में। तो याद रखिएगा, इस जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका स्थापना 1961 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट बात करेंगे तो पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि पटियाला पंजाब में स्थित है और इसका स्थापना 1981 में हुआ था। यह पूर्ण लोकोमोटिव इकाई 2022 से शुरू हुआ था, यानी पूर्ण रूप से 2022 में शुरू हुआ था, जबकि इसका स्थापना 1981 में हो चुका था। नेक्स्ट हम लोग देखें तो वेव टेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। वेव टेक लोकोमोटिव है, प्राइवेट लिमिटेड है और ये इसको भारतीय रेलवे और वेव टेक यूएसए की एक कंपनी है, दोनों मिलकर इसको संचालित करती है, वेव टेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। और ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। इसका स्थापना 2018 में हुआ था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब हमने यहाँ पे ये भी देखे कि काफी सारे मात्रा में हम लोगों ने कोच भी बनाए। तो हम लोग भारतीय रेलवे के जो यात्री कोच के उत्पादन इकाई है उसको देख लेते हैं, यात्री कोच कहाँ कहाँ पे बनाए जाते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करें तो यह चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। इसका स्थापना 1955 में हुआ था और यह सबसे बड़ा कोच कारखाना है। रेल कोच फैक्ट्री की बात करें तो यह कपूरथला पंजाब में स्थित है और 1985 में इसका स्थापना हुआ था। मॉडर्न कोच फैक्ट्री की बात करें तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में और इसकी स्थापना 2007 में हुआ था। तो ये सभी पॉइंट हमने एक पेज में ही सारा पॉइंट ऐड किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छा लग रहा होगा क्लासेज वीडियोज वगैरह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो 6 नंबर का आयोजन 2025 में थाईलैंड में किया जा रहा है, कहाँ पे, थाईलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इसके बारे में तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और यहाँ पे आपको थाईलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। थाईलैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिल्कुल देख सकते हैं। थाईलैंड में आपको म्यांमार में काफी बड़े लेवल का भूकंप आया था यहाँ पे। तो 4 से 6 अप्रैल 2025 तक बिम्स्टेक समिट हुआ जिसमें भारत या बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ इसका आयोजन। इसकी थीम की बात करें तो बिम्स्टेक प्रोस्पिरस रेजिलियंट एंड ओपन इसका थीम है और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए। इसकी अध्यक्षता पेंतो पेतुंग टॉर्न के द्वारा किया गया। पेतुंग टॉर्न सीनावात्रा के द्वारा किया गया, जो कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। मुख्य घोषणा की बात करें तो बैंकॉक विजन 2030 को यहाँ पे अपनाया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। बिम्स्टेक के बारे में एक एक पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो आप देखिएगा यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कारपोरेशन। आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जो भी बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जैसे श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, नेपाल का भी व्यापार बंगाल की खाड़ी से ही होता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब जो मेंबर है ये सब इसके मेंबर है। यानी बंगाल की खाड़ी में जो भी यहाँ पे विकास करना है वो यहाँ पे विकास करने के लिए इन लोगों का एक संगठन है जिसका नाम है बिम्स्टेक। हिंदी में बोले तो बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इसका स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था और जब स्थापना हुआ था तो उसमें बिस्ट टेक के रूप में जाना जाता था, ठीक है। बाद में म्यांमार जुड़ा तो इसका नाम म्यांमार जुड़ा तो इसका नाम बिम्स्टेक हो गया, ठीक है। उसके बाद नेपाल 2004 में जुड़ा और 1997 में म्यांमार जुड़ा तो इसका नाम बिम्स्टेक हो गया। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। सदस्य देश इसके बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है। तो ये यहाँ पे याद रखिए, टोटल 7 मेंबर है इसके बिम्स्टेक के, ओके। तो ये हो गया बिम्स्टेक से रिलेटेड सभी पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में खबरों के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा। हाल ही में जो यहाँ पे इसरो को जो अब आपको पता है कि मॉडर्न जो सैटेलाइट हो रहे हैं काफी हेवी हो रहे हैं, तो उनके लिए एक नए लॉन्च पैड, और इसरो बहुत जल्दी जल्दी अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है तो उसके लिए एक नए लॉन्च पैड बनाने की जरूरत है। तो इसी को लेकर यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि श्रीहरिकोटा में ही जो यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ पे एक और लॉन्च पैड हम लोग बनाएंगे और वहां से हम अपने अंतरिक्ष को, वो जो अंतरिक्ष में जो अपना रॉकेट है उसको भेजेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितना लागत है,
कितना कहाँ बनाया जाएगा सब देख लेते हैं। इसरो द्वारा तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में बनाया जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसको बनाया जाएगा। ठीक है, 3984.86 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 4 वर्ष लगेंगे इसको बनने में और भारी रॉकेट लॉन्चिंग के लिए इसको बनाया जाएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाएगा। ठीक है, जो भविष्य में हम लोग को मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए ये लॉन्च पैड काफी सुविधाजनक होगा। अब हम लोग इसरो के द्वारा बनाया जाएगा, तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका पूरा नाम है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम कर ले तो आपको चीजें और अच्छे से पॉइंट टू द पॉइंट दिखाई देंगे। ठीक है, इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसके संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं और इसरो के पहला जो अध्यक्ष है वह है डॉक्टर विक्रम साराभाई भी हैं। वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन है जो कि 11वें नंबर के हैं, ये आप याद रखिएगा। भारत के पहला उपग्रह आर्यभट्ट है जो 1975 में लॉन्च किया गया था। पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान की बात करें तो यह SLV-3 है जो कि 1980 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसरो के बारे में देख ले। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो इसरो के तो तीसरा लॉन्च पैड हम लोग बना रहे हैं, तो बाकी 2 होंगे तभी, तो बाकी 2 लॉन्च पैड के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग देखेंगे ये है पूरा हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पे श्री रामुलु जी जो है उनकी प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है श्रीहरिकोटा, यहीं पे है हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ पे ही एक तीसरा लॉन्च पैड बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पे पहले कौन कौन से 2 लॉन्च पैड है, तो यहाँ पे 2 लॉन्च पैड है। एक तो पहला तो 1990 में बनाया गया था, 1990 के दशक में, और इस यहाँ से पहला प्रक्षेपण 20 सितंबर 1993 को शुरू किया गया था। ये प्रक्षेपण यानी आपसे PSLV और SSLV उड़ाया जाता है। दूसरा पैड 2005 में बनाया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और यहीं से चंद्रयान 3, LV-M3, GSLV MK3 यहीं से उड़ाया गया था। ये सेकेंड लॉन्च पैड से ये थोड़ा सा पहले के कंपेयर में एडवांस है और अब बनाया जा रहा है, ये दोनों से एडवांस बनाया जा रहा है तीसरा, क्योंकि आगे हम लोग को मानव युक्त मिशन करना है, हम लोग का अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है, तो उसके लिए एक नए और एडवांस लॉन्च पैड की जरूरत है जिसको लेकर ये बनाया जा रहा है। एक और चीज हम आपको बता दें कि ये जो आंध्र प्रदेश से जो भी सैटेलाइट होती है वो यहाँ से ऐसे समुद्र के किनारे होकर तब आती है और तब जाकर पृथ्वी के कक्षा में यहाँ पे प्रवेश करती है। तो इसको लेकर हम लोग को एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च होता है। अगर हम लोग को ऐसे लाते तो सीधा ऐसे भी तो ला सकते थे, सीधा ऐसे इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा श्रीलंका पड़ता है। अगर मान लेते हैं कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया सैटेलाइट में और वो सैटेलाइट जो है वो या जो भी हम लोग का यान है प्रक्षेपण यान वो श्रीलंका में ही गिर गया, तो काफी लोगों का नुकसान हो जाएगा, काफी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, श्रीलंका में काफी जान मान का नुकसान हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे जो है वो श्रीलंका से नहीं ले जाकर साइड से ऐसे ले जाया जाता है ताकि, और इस कारण से हम लोग को बहुत ज्यादा फ्यूल का खर्च होता है। और आपको पता है एक रॉकेट उड़ाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, फ्यूल में ही सब चीज खर्च होते हैं। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया जा रहा है कि तमिलनाडु के यहाँ पे एक हम लोग और अपना जो है वह अंतरिक्ष केंद्र का स्थापना करते हैं और यहाँ से डायरेक्ट हम लोग रॉकेट ऐसे उड़ा दिया करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम अपने रॉकेट को यहाँ से उड़ा दिया करेंगे और हम लोग को बहुत मतलब करोड़ों रुपए फ्यूल में हम लोग का बचत हो जाएगा। तो इस पे अभी चर्चा चल रहा है और आप लोग को भी लग रहा होगा कि काफी बेनिफिट होगा, जल्दी से जल्दी बन जाए भाई, अपना इसरो का रुपया बचे तो आगे के मिशन पे जल्दी से जल्दी काम हो, हम भी यही चाह रहे हैं। ठीक है, जल्दी इस पे काम करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अप्रैल 2025 में अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है। तो अप्रैल 2025 में अमेरिका ने भारत में टोटल 26% का टैरिफ लगा दिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत अमेरिका से कितना लेता है, 52%। और यहाँ पे अमेरिका भारत से कितना ले रहा है, 26%। इसको लेकर अभी मीटिंग चल रहा है बड़े बड़े अधिकारियों के बीच कि कैसे क्या करना है। भाई ऐसे कैसे कर दिया तुम, मोदी जी तुम्हारे लिए चुनाव को लेकर इतना करते हैं, ठीक है, और तुम काम गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। अमेरिका द्वारा वैश्विक टैरिफ लागू किया गया अप्रैल 2025 में, जिसे यूएस डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा कर यहाँ पे की है कि 3 अप्रैल 2025 को ये घोषणा कर चुके थे व्हाइट हाउस से, जहाँ पे जो ये लोग
व्हाइट हाउस जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, मुख्य निर्णय यहाँ पे लिया कि 180 से अधिक देशों पर टैरिफ यहाँ पे लगाए हैं, जिसमें भारत पे 26% लगाए हैं रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी शुल्क। जवाबी शुल्क का क्या मतलब हुआ, तो भारत जो है वह 52% टैरिफ लेता है यूएसए से। तो इसी के जवाबी शुल्क में अमेरिका ने भारत से 26% टैरिफ लगा दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप जब से यहाँ पे राष्ट्रपति बने भाई इतना गजब गजब का फैसला लेते जा रहे हैं, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो वो सभी उनके फैसलों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आपको भी तो पता चले ये मतलब आदमी कर क्या रहा है अमेरिका में। सबसे पहले तो वो जब बने तभी इन्होंने बोल दिया कि जो भी जन्मजात नागरिकता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो जन्मजात नागरिकता अमेरिका में समाप्त कर दिया गया है। ओके, 6 जनवरी 2021 को जो कैपिटल हिल्स पे हमला हुआ था उसमें 1500 व्यक्तियों को दोषी पाया गया था, सभी को इन्होंने माफ कर दिया। डब्ल्यूएचओ से अमेरिका की वापसी यानी डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल गए, इस पे भी हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, डब्ल्यूएचओ से अर्जेंटीना भी बाहर होने का फैसला लिया है। इसके बाद ड्रग तस्करों को आतंकवादी घोषित करने का इन्होंने आदेश दिया। आपको पता है, हम लोग को लगता है कि हमारा देश थोड़ा सा अमेरिका से कम डेवलप है, यहाँ पे लोग अच्छे से नहीं रहते हैं, बहुत नशा करते हैं। भाई इससे 10 गुना नशा अमेरिका में करते हैं। और वहां पे यहाँ पे तो चलिए ठीक है, खैनी खा लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, वहां पे भाई ड्रग का नशा होता है। ड्रग वहाँ हर गली गली में मिलता है अमेरिका में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत डेवलप है, बहुत अच्छा कंट्री है। ठीक, तो ये सब अगर आपके मन में होगा कि हमारा देश ऐसे है वैसे देश वैसे, तो देखिएगा हर देश में खराब स्थिति होता है, बस उसको छुपाया जाता है। तो अमेरिका में इतना ड्रग तस्कर बढ़ गए हैं कि उसको आतंकवादी घोषित करने का नौबत आ गया है। मैक्सिको सीमा पर दीवार का निर्माण का आदेश यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मैक्सिको और कनाडा पे 25% के टैरिफ ये पहले ही लगा चुके हैं। पेरिस जलवायु समझौते पे से अमेरिका क्या हुआ है, बाहर हो चुका है। इलेक्ट्रिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का योजना यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। यूएस मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। थर्ड जेंडर की मान्यता समाप्त करके अमेरिका ने केवल 2 जेंडर यहाँ पे लागू किया है। क्यूबा को फिर से यहाँ पे आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित कर दिया है। ये सभी फैसला जो है अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया जब से वो राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो असम असम वैभव पुरस्कार 2024 ये 2025 में दिया गया, 2024 वाला। तो किसको दिया गया है आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया राणा प्रताप कलिता को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अब असम वैभव पुरस्कार के बारे में। देख लें, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, 32 मिनट का भी अभी हो चुका है, लेकिन कंटेंट तो आपको भरपूर मिला है। ऐसा कंटेंट मिला है कि इससे बाहर क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर्ड है वो राणा प्रताप कलिता, इनको असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के द्वारा गुवाहाटी में असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये भारतीय सेना में असाधारण योगदान, देश की रक्षा में इनका काफी योगदान रहा है, जिसको लेकर इनको दिया गया है। और इससे पहले रतन टाटा को 2021 में दिया गया था, तपन साइकिया को 2022 में और रंजन गोगोई को 2023 का वाला असम वैभव दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें असम वैभव का, तो असम वैभव असम सरकार के द्वारा दिया जाता है, राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और कोई भी इंसान असम और भारत के लिए अगर कुछ अच्छा काम करता है, अपना असाधारण योगदान देता है, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। असम वैभव पुरस्कार की स्थापना 2021 में हुआ था और 2021 में सबसे पहले असम वैभव पुरस्कार के विजेता कौन है, तो रतन टाटा जी हैं। और इसमें असम पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दिया जाता है और साथ ही एक प्रमाण पत्र और एक शॉल दिया जाता है जो व्यक्ति विजेता होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 से 10 अप्रैल 2025 तक पुर्तगाल और किस देश का दौरा करेंगी। पुर्तगाल और किस देश का दौरा करेंगी, तो पुर्तगाल और साथ ही साथ स्लोवाकिया का दौरा यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जा रहा है। तो हमने आपको पहले ही हल्का सा हिंट दिया था और अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दोनों का मैप, दोनों कहाँ स्थित है। बाकी इसका और डिटेल आएगा जब उन लोग जाके वहाँ के जो प्रतिनिधि यानी वहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ जब मीटिंग करेंगे तब सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दौरे के देश, यहाँ पे पुर्तगाल और स्लोवाकिया के बीच यहाँ पे दौरा किया
गया है। दौरा किया जाएगा 7 से 10 अप्रैल के बीच, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, ठीक है। और ये बैठक जो है यह पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के साथ बैठक करेंगे, प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ बैठक करेंगे, ठीक है। और वहाँ के जो पुर्तगाल के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष हैं जोस पेड्रो एगुइर ब्रैंको, उनके साथ भी इनका बैठक होगा। उसके बाद स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के द्वारा भी के साथ ही इनका बैठक होगा। अगर हम लोग मैप में देखें तो दोनों कंट्री यूरोप के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो स्लोवाकिया है वो यहाँ पे जो हंगरी और यूक्रेन के साथ यहाँ पे बॉर्डर साझा करता है अपना, ठीक है। और जो यहाँ पे पुर्तगाल है वो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे साइड में स्थित है, यहाँ पे भूमध्य सागर के पास में स्थित है, जहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पुर्तगाल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे दोनों यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे स्लोवाकिया देखने को मिलेगा। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और यहाँ का मुद्रा यूरो है, और स्लोवाकिया की भी राजधानी ब्रातिस्लावा है और यहाँ की भी मुद्रा क्या है, यूरो है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है पुर्तगाली, आपको पता है पुर्तगाली जो है 1498 में भारत पे आए थे। सबसे पहले आने वाले वास्को डी गामा थे, कौन थे, वास्को डी गामा यहाँ पे सबसे पहले आने वाले थे, 1498 में आए थे, ठीक है। और यहाँ पे उससे पहले कौन आए थे, 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज आए थे। और ये जो है बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ से आकर फिर यहाँ पे केप ऑफ गुड होप का खोज किए थे और यहीं से वापस चले गए थे। उसके बाद पुर्तगाल वास्को डी गामा है 1498 में, और यहाँ तक आने के बाद यहाँ से इनको एक गुजराती शासक अब्दुल मजीद के द्वारा इनका सहायता किया गया। और ये पहली बार यहाँ पे केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे, जहां पे केरल के राजा कालीकट के राजा जमोरिन के द्वारा इनका स्वागत किया गया था, भव्य स्वागत किया गया था। और यहाँ पे वास्को डी गामा 3 मंथ रहे थे। 3 मंथ रहने के बाद यहाँ पे मसाला के कुछ प्रोडक्ट ले गए थे और वहां पे ले जाने के बाद यूरोप में इनको 60 गुना मुनाफा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे पुर्तगाल आते गए और अपना फैक्ट्री स्थापित करते गए, अपना वायसराय भेजो नीनो डी कुन्हा भेजा, फिर नीनो डी कुन्हा तो लास्ट में आए थे, उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा उससे पहले आया था, ठीक है। ये सब उनके वायसराय आते गए और अपना धीरे धीरे वर्चस्व जमाते गए। और अंतिम रूप से 1961 में यहाँ पे जो है गोवा पे इन लोग का कब्जा हुआ करता था। तो गोवा पे यहाँ पे अंतिम रूप में यहाँ पे भारत ने आक्रमण किया और पुर्तगालियों को यहाँ से भगाने की कोशिश की। और उसके बाद पुर्तगाली जो उस समय के गवर्नर जनरल थे वो भारत के साथ विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके और भारत को छोड़कर यहाँ से चले गए थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। ये देख सकते हैं 1497 ईस्वी का मैप है, जिसमें भारत का आकृति आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे था, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे बहुत डिटेल करेंगे तो हम लोग हाँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी अगर बोलिएगा तो हम पूरा यहीं पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी खत्म कर सकते हैं एक सांस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस स्थान के पास सोमगिरी पहाड़ियों का नया चोल शिलालेख मिला है। सोमगिरी पहाड़ियों के पास नया चोल शिलालेख कहाँ पे मिला है, तो मदुरई में मिला है। ऑप्शन ए राइट है। So, मदुरई में यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है सोमगिरी पहाड़ी, और यहीं पे एक शिलालेख देखने को मिला है जो ये बताया जा रहा है कि ये चोल काल का शिलालेख है। कब का शिलालेख है, ये चोल काल का शिलालेख इसको बताया जा रहा है, ठीक है। चोल काल के समय का शिलालेख बताया जा रहा है और इसमें क्या क्या बातें लिखी गई है तो आप देख सकते हैं। ये राजा राज चोल से संबंधित ये शिलालेख है, ठीक है। ये सोमगिरी की पहाड़ी पर मेलवागु मदुरई जिला के तमिलनाडु में यहाँ पे मिला है। यह लगभग बताया जा रहा है कि 1000 ईसा पूर्व का ये है यहाँ पे, ठीक है। 1000 ईस्वी का है, ठीक है। और ये शिलालेख प्रारंभ में राजा राज मोमुदी चोला के सम्मानजनक उपाधि के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से पता चलता है कि जो पांड्य देश के में राजा राजा चोल के शासन प्रमाण के बारे में यहाँ पे बताया गया। इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम उल्लिखित हैं। वीर नारायण पल्लव नारायण जो कि सैन्य कमांडर जिसने क्षेत्र पे कब्जा किया था उसका उल्लेख है इसमें। मलयप्पा शंभू जिसने मंदिर स्थल पे पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई थी उनका यहाँ पे उल्लेख है। खोजकर्ता की बात करें तो यहाँ पे थम्मिक थासन एक सांस्कृतिक परिस्थितिकी वाद है, उनका यहाँ पे खोजकर्ता यहाँ पे है, ठीक है। एक खोज किए यहाँ पे मदुरई में। और प्रोफेसर पी देवी थरीफ सेलम जो कि मंदिर वास्तुकार और मूर्ति शोधकर्ता है, मूर्तिकला शोधकर्ता है, ये भी इनका खोजकर्ता में योगदान रहा है खोज में, ठीक है। शिलालेख की प्रतिलिपि आर उदय कुमार और टी मुथु पंडित के द्वारा यहाँ पे प्रतिलिपि यहाँ पे देखा गया है, समझा गया है। तो यहाँ पे मदुरई में एक नया शिलालेख मिला है जो राजा राज चोल के समय के कार्यकाल का यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है।
तो अब हम लोग यहाँ पे आज के करंट अफेयर्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे हमने अपना पूरा 100% देकर आपको हर एक एक पॉइंट समझाने का कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लासेस अच्छे लगा होंगे और आपको समझ में भी आया होगा कि मामला क्या है, और कंटेंट तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको मिल ही रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।